हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो में। देखिए, ये वीडियो जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा। आरटीआई का खेल ख़त्म हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन मेरा पहला यही है, जो मतलब ये जो बुक का मतलब क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये सारा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। एक ट्रस्टेबल बुक, जैसा कि आप लोगों ने नाम जानते होंगे। अगर हम बता दें तो ये स्वामी की बुक से हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है। पहले ही आपको बता दूं, तो अगर आपके पास स्वामी का बुक नहीं है और अगर एमसीक्यू आप चाहते हो एक ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से क्लियर करने के लिए, तो आरटीआई का जो एक एक क्वेश्चन है तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 1 से 2 वीडियो और लाएंगे जिसमें अप्रॉक्स 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। 1 से 2 वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो हम लोग बिना कुछ देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और क्या लेवल है क्वेश्चन का वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए अपने एमसीआरई के लिए, जो 25, 26, 27, 28 के बीच में अगस्त में ही आप लोग का एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ही हम लोग चाहेंगे, अगर हमारे चैनल से आप बने रहते हैं तो हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट करने का पूरा काम करेंगे। इससे पहले हम लोग ने कंडक्ट रूल और पे 2-3 वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर उस पर फीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो पे भी फीडबैक ज़रूर दें। तो हम लोग बिना कुछ देर किए हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। तो देखिए यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये चैप्टर नंबर 28 है स्वामी के बुक से। अगर आपके पास बुक होगा या जिनके पास नहीं है उनको मैं बता दूं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देखिए, मेंशन हु हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना का अधिकार किसे है, इस आपके इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो सूचना का अधिकार जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय को होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो सही जवाब जो होगा वो होगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल सिटीजन जो है सभी भारत के जो लोग हैं उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द, देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, किया गया है और किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आसान भाषा में हम बताएं आपको, तो हमारे देश का लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा भारत क्या है, गणतांत्रिक गणराज्य है। यह व्यवस्था किसने बनाया और किसने शुरू किया, यह मतलब पूछा जा रहा है। जैसे हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद स्थापित हुई थी, तो मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है गणराज्य जो था, लोकतांत्रिक गणराज्य, वो किसके द्वारा बनाया गया था। बेसिक क्वेश्चन यही है। तो देखिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये यहाँ पे बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे जिससे आपको बेटर दिखे। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई का मतलब पूछ रहा है, आरटीआई का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है, आरटीआई का मतलब जो होता है फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही सीधा सवाल है। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। आरटीआई का मतलब यही होता है। तो आप बिना ये देरी किए इसको मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई का मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आरटीआई एक्ट वाज इनैक्ट बाय पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है, आरटीआई जो अधिनियम है, भारत जो गणराज्य है, कि किस वर्ष में संसद द्वारा लागू किया गया था। संसद द्वारा मतलब पार्लियामेंट द्वारा लागू किया गया था, किस मतलब वो एक्ट के द्वारा पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसमें जो होगा 5th ईयर, उसके बाद 25th ईयर, 15 ईयर और 56 ईयर और 16 ईयर। तो राइट आंसर क्या होगा चौथा का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 56वां ईयर जो था, इसको एक्ट को पार्लियामेंट द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। मेंशन द स्टेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई, मतलब किस स्टेट में आरटीआई लागू नहीं होता है। तो इसमें तो अभी दिल्ली में भी हो रहा है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे होता है। ये आपको जब से 370 हटा है उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई लागू होता है। तो वहाँ से भी कोई अगर लोग आरटीआई अप्लाई करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा, पहले यहाँ पे नहीं था।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाँचवा का राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन स्वामी के बुक में जो दिया गया है ये डी दिया गया है, तो यही राइट आंसर ही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख, पहले इस पे नहीं था लेकिन अब यहाँ पे भी है, तो डी हो जाएगा, नन ऑफ द वो हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं छठवां देखिए, अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनेसमेंट जो हुआ था। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, आरटीआई जो अधिनियम है कि कुछ प्रावधान प्रोविज़न जो होता है मतलब कितने दिनों के भीतर लागू हो गए थे। सीधा सा पूछ रहा है जो प्रोविज़न होता है कितने दिनों के अंदर लागू हो गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्स का राइट आंसर यहाँ पे 120 हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। आरटीआई कानून बनाने में कितने दिन के बाद उसके कुछ नियम तुरंत लागू हो गए थे, यह कानून लागू होने के 120वें दिन बाद पूरी तरह से लागू हो गया था। ये आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हु कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी टू बी नोन एज ए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन इट अंडर द आरटीआई एक्ट। अब क्या पूछ रहा है आपसे, 7वां क्वेश्चन देखिए, सवाल यही है, आरटीआई जो एक्ट है के तहत दी गई शक्तियां मतलब पावर जो होता है का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नामक का गठन, मतलब इसका गठन किया गया था। एक तरह से इसका जो गठन किया, किसका गठन किया गया था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो मतलब गठन किसने किया था ये आपसे पूछ रहा है, मतलब इसका जो गठन किया गया था ये किसने किया था, इसको जो पावर दिया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, इसका गठन, इसका मतलब इस्टेब्लिश्ड जो मतलब आरटीआई के थ्रू किया गया था, किसने किया था बताइए। यहाँ पे पार्लियामेंट किया था, प्रेसिडेंट किया था, प्राइम मिनिस्टर किया था, या सेंट्रल गवर्नमेंट किया था, कौन किया था इसका गठन। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा राइट आंसर डी जो हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको किया था, ठीक है। अब मैं अगर बताऊँ, आरटीआई कानून को चलाने के लिए एक मुख्य संस्थान बनाई गई जिसे केंद्र सूचना आयोग कहते हैं, ठीक है। ये आरटीआई को पूरा चलाता है। एक बेसिक अगर इंफॉर्मेशन दूँ तो यही आरटीआई को पूरा रेगुलेट करता है। और इसे किसने बनाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे क्रिएट किया और बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अब अगर हम आए 8वां क्वेश्चन पे, हु शैल डिजिग्नेट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिस अंडर आरटीआई एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, हेड ऑफ ऑफिस, पब्लिक अथॉरिटी। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा, देखिए आरटीआई जो एक्ट के तहत सभी प्रशासनिक इकाइयों का कार्यकालों में केंद्रीय जन सूचना अधिकार, उसके पूछ रहा केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकार कौन नियुक्त करता है। यहाँ पे नियुक्ति आपसे पूछ रहा है, अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 8वां का, जो कि एक मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, सरकारी दफ्तर जैसे होते हैं उसमें आरटीआई के लिए अधिकारी को कौन नियुक्त करता है। यह अधिकारी उस दफ्तर का मुख्य अधिकारी, हेड ऑफ ऑफिस या पब्लिक अथॉरिटी नियुक्त करता है। तो यही इसका सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पब्लिक अथॉरिटी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8वां का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 9वां क्वेश्चन पे। सवाल क्या पूछ रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। हु शैल अपॉइंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यहाँ से आपसे पूछ रहा है। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में कवर करेंगे, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में कवर करेंगे। थोड़ा अगर गलती सलती हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वीडियो के साथ आप कंटिन्यू रहिए, जरूर बेनिफिट होगा। उसके देखिए, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस कौन अपॉइंट करता है इन दोनों को, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। यहाँ से पूछा जा रहा है 9वां का। तो राइट आंसर क्या होगा 9वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी होगा। प्रेसिडेंट जो है इन दोनों को अपॉइंट करता है। यहाँ पे आपको क्लियर दिया गया है, हु शैल अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो हमको सीधा बोलना है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्टेड ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग कंपोनेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, रिस्पेक्टेड ऑफ द मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट पूछ रहा है। अब देखिए मैं आपको बताऊं इसका, तो राइट आंसर जो होगा इसका बताना है आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम के तहत समक्ष कंपोनेंट अथॉरिटी
के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इतना हिंदी आपके लिए काफ़ी है। उसे देखिए आसान भाषा में अगर बताएं, समक्ष पदाधिकारी का मतलब अलग अलग जगहों पर कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, सांसद में स्पीकर और संविधान के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल समक्ष मतलब कंपोनेंट अथॉरिटी होते हैं। तो यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जो जवाब होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट हो गया। स्पीकर इन द केस ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर इन द केस ऑथोरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, व्हाट डज इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट मीन। अब क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए 11वां जो पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, वो हम समझेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। 11वां आपसे बोल रहा है बेसिकली आरटीआई एक्ट जो है अधिनियम, सूचना का क्या मतलब होता है। सूचना का आपसे मतलब पूछ रहा है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे सूचना का मतलब बताइए। देखिए आसान भाषा में यही बताएंगे आपको, आरटीआई में सूचना का मतलब क्या होता है। इसमें ईमेल, रॉ ओपिनियन, प्रेस रिलीज या कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, ईमेल भी आता है, प्रेस रिलीज भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11वां का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे, जो 11वां का आरटीआई सूचना का मतलब, देखिए इन्फॉर्मेशन का मतलब ये तीनों चीज़ होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़, ईमेल भी होता है, ओपिनियन भी होता है, प्रेस रिलीज भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 12वां आता है, ए पब्लिक अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, जो एक लोक पदाधिकारी पब्लिक अथॉरिटी की स्थापना या गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 12वां का, देखिए कोई भी सरकारी विभाग या संस्थान, जैसे लोक मतलब पब्लिक अथॉरिटी कैसे बनाती है, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश से बनती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यह कि डी हो जाएगा। पार्लियामेंट लॉ मेड करते हैं, बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसको वो करते हैं। उसके बाद नोटिस इशू और ऑर्डर मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इशू इसको नोटिफिकेशन रिलीज करता है, उसके बाद ये ऑथराइज होकर इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 13वां क्वेश्चन पर। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरटीआई अधिनियम के कार्यों को करने के लिए राजपत्र ऑफिशियल गैजेट में अधिसूचना द्वारा कौन राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नामक निकाय का गठन करता है। देखिए हु कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी अननोन एज, एक मिनट इसको हटाने दीजिए हमको, हाँ देखिए हु कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी अननोन एज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट। आपसे मैं अगर बताऊं यहाँ पे, तो राइट आंसर जो होगा इसका गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर या मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राइट आंसर जो होगा 13वां का, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बताऊं, तो राज्यों में राज्य सूचना आयोग को कौन बनाता है। जिस तरह केंद्र में केंद्र सरकार बनाती है, उसी तरह राज्यों में राज्य सरकार बनाती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अपॉइंट द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशनर कमिश्नर। यहाँ पे आपको बताना है तो कौन अपॉइंट करता है इसको, मैं आपको बताऊं यहाँ पे। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, मतलब दो चीज़ है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, दोनों अलग अलग हैं। को कौन नियुक्त करते हैं, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर होगा क्या, तो यहाँ पे आपको देखिए 14वां का जो राइट आंसर होगा, गवर्नर जो है इसको अपॉइंट करते हैं, किसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आर देयर। अब क्या पूछ रहा है, देखिए 15वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कितने प्रकार के पब्लिक अथॉरिटी होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा, स्टेट पब्लिक अथॉरिटी होता है या सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी होता है या बोथ होता है, दोनों होते हैं, नन ऑफ द अबव, दोनों में से कोई नहीं होता है। तो 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, 15 का जो होगा यहाँ पे आंख बंद करके आपको क्या करना है, सी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, बना देना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तो देखिए आसान भाषा में अगर एग्जाम्पल के साथ बताऊं, तो सरकारी विभाग या संस्थान कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, राज्य लोक पदाधिकारी, स्टेट पब्लिक अथॉरिटी और सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है।
16वां क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कुछ देर किए हुए। विच आर द फॉलोइंग इजली एसेसेबल मेथड अडॉप्टेड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी। क्या बोल रहा है? पब्लिक अथॉरिटी टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, देखिए सवाल यह है, जनता तक जानकारी पहुँचाने के लिए पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपनाए गए कौन से तरीके आसानी से सुलभ है, मतलब ईजीबल है, मतलब इजी वे में पहुंच जाता है, वो आपसे पूछ रहा है। देखिए तो इसमें न्यूज़पेपर है, मीडिया ब्रॉडकास्ट है, इंटरनेट है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो 16वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, मीडिया भी बहुत लेवल पे है अपना, और न्यूज़पेपर तो लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो देखिए सरकारी विभाग जनता तक जानकारी कैसे पहुंचते हैं, ये अखबार, टीवी, रेडियो और इंटरनेट जैसे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जो लोग, तो उनसे पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके देखिए 17वां क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड, क्वांटम ऑफ फंड ऑफ ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम आर मार्क्ड फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर ETC। यहाँ से पूछ रहा है क्या 17वां क्वेश्चन, रिकॉर्ड अपडेट करने बुनियादी ढांचा जो होता है बनाने, बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने के लिए आदि के लिए सभी प्रकार प्रमुख कार्यक्रमों की धनराशि, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, धनराशि जो होता है, पैसा जो होता है, कितना हिस्सा निर्धारित किया जाता है। अब क्या चीज़ के लिए? फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए, और अपडेटिंग रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया इम्प्रूविंग के लिए। तो कितना परसेंट यहाँ पे वो क्वांटम ऑफ फंड जो रहता है, कितना परसेंट दिया जाता है, हिस्सा निर्धारित रहता है, सेट रहता है, जो इतना परसेंट आपको दिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार ने तय किया है कि बड़े सरकारी कार्यक्रम के बजट कितना प्रतिशत हिस्सा रिकॉर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। यह हिस्सा कितना है आपको पता है? यह हिस्सा जो है 17 का जो राइट आंसर होगा 1% है, 5% है, 10% है, 20% है, ये आपको बताना है भाई। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा, 17 का ए हो जाएगा। 1% यहाँ पे फ्लैगशिप प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग, रिकॉर्डिंग, अपडेटिंग वगैरह वगैरह के लिए यहाँ पे रखा गया, ठीक है। आप माफ कीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं 18वां क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल मार्क 1% ऑफ द फंड ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर ए पीरियड ऑफ फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड एंड एस्टेब्लिश द पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, बताइए राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर जो होगा, 1 मिनट, देखिए भारत सरकार कितने साल की अवधि के लिए सभी प्रमुख कार्यक्रम, देखिए फ्लैगशिप क्या हो गया, फ्लैगशिप हो गया प्रमुख कार्यक्रम, फ्लैगशिप जैसे ही आए तो आपसे अगर पूछे फ्लैगशिप में कितना परसेंट ये मतलब निर्धारित रहता है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग, अपडेटिंग, रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह, कितना परसेंट दिया जाता है, आपसे पूछ दे तो कितना परसेंट आप बताइएगा, तो 1%, ठीक है। अब ये उल्टा आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे देखिए ये पूछ रहा है कि अपडेटिंग रिकॉर्ड एंड एस्टेब्लिश द पब्लिक रिकॉर्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल मार्क 1% ऑफ द फंड ऑफ ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर पीरियड ऑफ, कितना पीरियड के लिए, देखिए 18वां क्वेश्चन, भारत सरकार कितने साल की अवधि के लिए सभी फ्लैगशिप प्रोग्राम की धनराशि का 1% रिकॉर्ड अपडेट करने के और सार्वजनिक अभिलेख कार्यक्रम की स्थापना के लिए निर्धारित करेगी। आसान भाषा में अगर बताऊं तो भारत सरकार कितने साल तक इस 1% फंड का उपयोग करेगी, ये अवधि पूछ रहा है आपसे। तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो देखिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। 5 साल तक ये सेट हो जाता है, जो 5 साल तक ये उसके रिन्यू होगा, क्या होगा वो हम लोग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे। उसके देखिए 19वां क्या है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रोक्योरमेंट बेंड बाय पब्लिक अथॉरिटी to be disclosed on implementation of comprehensive end-to-end e-procurement under section 4 ऑफ RTI एक्ट। अब देखिए 19 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरकारी विभाग को कितने रुपए से ज़्यादा की ऑनलाइन खरीद ई-प्रोक्योरमेंट का ब्यौरा देना जरूरी है। ऑनलाइन जो खरीद होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई प्रोक्योरमेंट जो बोलते हैं, ई प्रोक्योरमेंट जो बोलते हैं। तो इसका ब्यौरा देना जरूरी होता है, जो ऑनलाइन हम लोग परचेज करते हैं। तो इसका जो अमाउंट रखा गया है, ये कितना रखा गया, 19 का जो रखा गया है, यहाँ पे हम लोग जो कर देंगे बी 10 लाख, लेकिन अभी शायद इसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है, तो शायद 50 लाख, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नहीं ये बी ही होगा। 1 मिनट मैं आपको सही कर दूं, ये थोड़ा सा 1 मिनट
ये बी ही होगा, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसके लिए माफ़ी, ये बी ही होगा। 19 का बी 10 लाख ही यहाँ पे परचेजिंग पावर जो दिया गया है ई प्रोक्यूरमेंट के लिए, तो यहाँ पे 10 लाख ही तक दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी टू अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑफिशियल टूर ऑफ मिनिस्ट्री एंड अदर ऑफिशियल। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 20वां का। देखिए मंत्रियों के दौरों की जानकारी कितनी बार देनी चाहिए, यह जानकारी हर 3 महीने में एक बार अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का, यहाँ पे सीधा मैं आपको बता दूं वंस इन ए क्वार्टर, यहाँ पे देखिए वंस इन एवरी क्वार्टर यहाँ पे होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हर तिमाही में एक बार, वंस इन एवरी क्वार्टर में यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्या 21वां पे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मे बी डिस्क्लोज अंडर द सो मोटो डिस्क्लोज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, सेक्शन 4 देखिए 21वां जो पूछ रहा है धारा मतलब सेक्शन 4 के सो मोटो डिस्क्लोजर प्रावधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी खुलासा किया जा सकता है। ऐसे पूछ रहा है खुलासा मतलब कौन सा किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं सरकारी विभाग खुद से कौन कौन सी जानकारी जनता को दे सकता है, बेसिकली यही पूछा जा गया आपसे। जो भारत सरकार जो है गवर्नमेंट है हमारी है, वो जनता को कौन कौन सा जानकारी दे सकता है, वो खरीद तबादला नीति और मंत्रियों के विदेश दौरे जैसी सभी जानकारी दे सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। यहाँ से आप सीधा पूछ रहा है जो कौन कौन सा जानकारी भारत सरकार जो है वो पब्लिक को, लोग को, आपको, हमको दे सकते हैं। तो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन टू रिलेट टू प्रोक्यूरमेंट, फॉरेन टूर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे विदेश, वहाँ पे जो वो गए थे उसका पार्टी कीजिएगा तो सारी डिटेल आपको मिलेगा। मिनिस्टर अगर कोई विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसका डिटेल आपको दिया जाएगा, बेसिकली दिया जाएगा। देखिए ट्रांसफर पॉलिसी एंड ऑर्डर, इस सब का डिटेल आपको दिया जाएगा, ठीक है। 22वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी डिस्क्लोज अंडर द सो मोटो डिस्क्लोजर प्रोविजन ऑफ आरटीआई। देखिए 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है बेसिकली आरटीआई के एक्ट के तहत प्रकट प्रावधान के तहत निम्नलिखित में से किस जानकारी का खुलासा बेसिकली आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब लोग को, हमको, आपको नहीं दिया जाएगा। कौन सा जानकारी, देखिए 22वां का जो होगा यहाँ पे कौन सी जानकारी भारत सरकार खुद से नहीं देगी, चाहे मंत्री के इनकम टैक्स रिटर्न जैसी निजी जानकारी का खुलासा नहीं किया जाता। इसमें मंत्रियों का आयकर रिटर्न वगैरह वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी डिस्क्लोज अंडर द सो मोटो डिस्क्लोजर प्रोविजन ऑफ आरटीआई। तो 22वां का जो राइट आंसर होगा सी होगा, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पे जानकारी यहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा जो होता है, ठीक है। अब देखिए 23वां देखते हैं, स्टेट द periodicity by which every minister public authority should get the proactive disclosure package audit by the third party। देखिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा मिस्टेक हुआ है। 23वां देखिए हाफ ईयर, एनुअल, क्वार्टरली, एवरी 2 ईयर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं, राइट आंसर जो होगा क्या होगा 23वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे एनुअली यहाँ पे दिया जाता है। मैं अगर इसको बताऊं हिंदी में, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊं देखिए 23वां जो होगा हर मंत्रालय मतलब पब्लिक अथॉरिटी, हर मंत्रालय एवरी मिनिस्टर पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक अथॉरिटी के तीसरे पक्ष, देखिए क्या बोल रहा है, तीसरे पक्ष द्वारा सक्रिय प्रकटन पैकेज प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पैकेज का ऑडिट कितनी बार किया जाना चाहिए। इसका जो पैकेज है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पैकेज ऑडिट, ये बाय द थर्ड पार्टी के द्वारा कितनी बार किया जाना चाहिए। इस पैकेज का मतलब ऑडिट जो आपसे पूछा गया कितनी बार किया जाना चाहिए, तो एनुअली ये होता है, ठीक है। 24वां देखते हैं, मेंशन द रिपोर्ट इन विच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर डायरेक्टेड टू इंक्लूड ए चैप्टर ऑन आरटीआई। देखिए 24वां पूछ रहा है किस रिपोर्ट में मंत्रालय विभाग को आरटीआई एक्ट पर एक अध्याय चैप्टर शामिल करने का निर्देश दिया गया है। बजट,
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट। तो राइट आंसर जो होगा 24वां का वो हो जाएगा क्या, एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। मंत्रालय को अपनी कौन सी रिपोर्ट में आरटीआई के बारे में एक अध्याय जोड़ना होता है, ये वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट में शामिल करना होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25वां देखते हैं, टू होम शुड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ द कंप्लायंस विद प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर गाइडलाइंस ऑफ आरटीआई टू बी सबमिट। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 25वां, आरटीआई के जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर निर्देशानुसार के अनुपालन के विवरण वाली मंत्रालय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जानी चाहिए। जो होता है मंत्रालय की आरटीआई वाली वार्षिक रिपोर्ट किसे जमा की जाती है, ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाती है। आपको जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद 25वां का अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। एक मिनट, इसको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, मे बी इसका जो राइट आंसर जो होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आए, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को रिव्यू कीजिएगा और मुझे सही ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 26वां क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन का क्या है, हु कैन बी अपॉइंट एज ए नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर के तहत कौन अपॉइंट हो सकता है, कौन नियुक्त किया जा सकता है। देखिए एक नोडल अधिकारी को कौन हो सकता है, यह संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरीट के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे 26वां जो क्वेश्चन है इसका क्या होगा, ये होगा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरीट। इसके नीचे अगर आप हैं तो आप नोडल नहीं नियुक्त हो सकते, अपॉइंट नहीं हो सकते। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया। ठीक है, उसके 27वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट विच मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी इज एडमिसिबल फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई। अब क्या पूछ रहा है 27वां का, देखिए आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी मांगने के लिए शुल्क का भुगतान, फी जो हम पेमेंट करेंगे, कौन सा तरीका एक्सपेक्टेबल है जो लिया जा सकता है, पेमेंट हम लोग ले सकते हैं, वो ऑनलाइन जो होगा कौन से मोड से हम करेंगे, कौन से मोड से करेंगे वो हमें आपको आंसर बताना है। यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, मास्टर वीज़ा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, या ऑल ऑफ द सभी से हम पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ पे बताना है आपको। 27वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीज़ से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आरटीआई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं, द पेमेंट ऑफ फी बाय डीडी चेक आईपीओ शुड विड्रॉ इन द नेम ऑफ। यहाँ से पूछ रहा है क्या, यहाँ पे आपको बताना है 28वां क्वेश्चन का आपसे पूछ रहा है आरटीआई की फीस का डीडी या चेक किसके नाम पर बनाना चाहिए, या उस सरकारी विभाग के उसके लेखा अधिकारी कौन हो गया, अकाउंट ऑफिसर के नाम पर बनता है। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पे बता दिया हूँ। जो 28वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे यहाँ पे डीडी चेक आईपीओ शुड बी ड्रॉ इन द नेम ऑफ अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, क्या हो गया, अकाउंट ऑफिसर। उसके 29वां क्वेश्चन है, द आरटीआई एप्लीकेशन मेकिंग ए रेफरेंस to the Prime Minister or Prime Minister office in the routine manner should be transferred by the CPIO to। अब देखिए क्या पूछ रहा है 29वां का, यहाँ पे मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। जो होगा प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट, द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी या पार्लियामेंट। तो राइट आंसर जो होगा मैं आपको बताऊंगा 29 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखिए पूछा क्या जा रहा है, अगर किसी आरटीआई आवेदन में पीएमओ के बारे में जानकारी है तो उसे कहाँ भेजा जाता है। ऐसे आवेदन को जो पब्लिक अथॉरिटी होता है, कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के पास भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के पास यहाँ पे भेजा जाता है। जो मैं आपको बता दूं के पास भेजा जाता है, ना कि सीधे पीएमओ को। यहाँ पे सीधे डायरेक्ट पीएमओ को नहीं भेजा जाएगा, किसे भेजा जाएगा, पहले जो भेजा जाएगा द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं, देखिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय ए पब्लिक अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग अदर पब्लिक अथॉरिटी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, जो कि मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगा यहाँ पे, ट्रांसफर द एप्लीकेशन टू बी कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। उसके देखिए कलेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी टू सप्लाई द सेम टू द एप्लीकेंट, एडवाइस द एप्लीकेशन
टू मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे उसके बाद पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द PIOMS मे बी प्रोवाइड टू द एप्लीकेंट। देखिए तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर भी बताऊंगा। अगर किसी RTI में मांगी गई जानकारी दूसरे सरकारी विभाग के पास है तो क्या करना चाहिए। देखिए अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में, जैसे मान लो मैंने अभी जैसे SSC का प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहाँ पे DOPT के लिए, जैसे DOPT का किया, DOPT में RTI में मारा, अगर वो जो मतलब मेरा इन्फॉर्मेशन है DOPT से नहीं दूसरे डिपार्टमेंट से आएगा तो वो यही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो कि मान लो अगर किसी RTI में मांगी गई जानकारी दूसरे सरकारी विभाग के पास है तो क्या करना चाहिए। CPI को वह आवेदन उस दूसरे विभाग को भेज देना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे को बताना है। यहाँ पे 30 मार्क का आपसे मतलब राइट आंसर यहाँ पे होगा, एडवाइज द एप्लीकेंट टू मेक द सेपरेट एप्लीकेशन टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, उसका 31वां क्वेश्चन देखते हैं। हु शैल डील विथ, देखिए डील विथ द रिक्वेस्ट फ्रॉम पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस टू द पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 31वां का, देखिए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ऑफिसर हो जाएगा, या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएगा, या हेड ऑफिस हो जाएगा, या कंपोनेंट अथॉरिटी हो जाएगा। तो 31 का जो यही पूछ रहा है, RTI आवेदन पर काम कौन करता है और सूचना आवेदक की मदद कौन करता है, यह काम जो करता है वो कौन करता है, आपको बताना है 31वां का। 31वां का जो राइट आंसर होगा द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, 31वां का जो होगा केंद्रीय जन सूचना अधिकारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर का होता है। ये आपको क्लियर हो गया। 32वां देखो, व्हाट इज द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब टू द CPO ईदर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी रीजन फॉर द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। आपसे देखिए आपसे 32वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है RTI आवेदन का जवाब देने या उसे मना करने के लिए CPIO कितने दिन तक समय मिलता है। बेसिकली जो पूछा गया है, कोई RTI आपने मारा और उस RTI का जवाब या रिप्लाई देने के लिए कितना दिन का टाइम CPI को मिलता है। बेसिकली यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 32वां का। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे C हो जाएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन, इसे याद कीजिए, इसे रिमेंबर कीजिए, इसे पॉइंट टू बी नोटेड वाला वो कर दीजिए, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो 32 का जो हो गया यहाँ पे 30 दिन के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इफ इट कंसर्न द लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। अब देखिए 33वां का विद इन 24 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 5 दिन और विद इन 10 दिन। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यदि मतलब मैं आपको बता दूं, अगर किसी RTI आवेदन में किसी के जीवन या आज़ादी से जुड़ी, फ्रीडम से जुड़ी, आज़ादी से जुड़ी कोई जानकारी मांगी गई है तो उसका जवाब कितनी जल्दी देना जरूरी है। अगर कोई किसी के जीवन पे है, अगर मान लो मरने वाला है या कुछ भी है, ऐसा हो ना, लेकिन कोई मान लो कोई पर्सन मरने वाला है या कुछ फ्रीडम के लिए कोई पर्सन जेल में है वगैरह, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंसर्न हो सकता है। तो इसमें बेसिकली यही पूछा गया है, किसी के जीवन या आज़ादी से जुड़ी कोई जानकारी मांगी गई है तो उसका जवाब कितनी जल्दी देना जरूरी है। ऐसी जानकारी को लिए हमें कितने दिन के लिए टाइम दिया जाता है CPI को। तो यहाँ पे विद इन 48 आवर के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। लिबर्टी ऑफ पर्सन, यहाँ पे कंसर्न जो है लाइफ ऑफ लिबर्टी ऑफ पर्सन का जवाब यहाँ पे 48 आवर के अंदर देना पड़ता है। किसका? लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन का। ठीक है, उसका 34वां क्वेश्चन देखते हैं। ए रिप्लाई टू ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शुड मैंडेटरी कंटेंट। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 34वां का जो पूछ रहा है, RTI का जवाब देते समय कौन सी जानकारी जरूरी होती है। इसमें आवेदन नंबर, जैसे CPIO का वितरण, स्वीकृति का कारण अगर कोई हो, और अपील अधिकारी का विवरण शामिल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा 34वां का। 34वां का जो राइट आंसर होगा ये यहाँ पे सॉरी ये होगा, माफ़ कीजिएगा मैं उस पर मार रहा था, ए हो जाएगा। देखिए ए में ये होगा एप्लीकेशन नो एंड डेट। उसके बाद क्या होगा दूसरा, डिटेल ऑफ CPIO का रहेगा उसमें डिटेल। तीसरा रहेगा रीजन फॉर डिनायल इफ एनी विथ सेक्शन। उसके बाद चौथा क्या रहेगा, डिटेल ऑफ फर्स्ट अपीलियंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 35वां क्वेश्चन पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड to the charging of other fee in addition to the application fee by the public information officer। 35वां का जो पूछा गया आपसे,
क्या CPIO आवेदन के फीस के अलावा और भी फीस ले सकता है? यहाँ पे अगर हम आपको बता दें, हाँ वो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ वह शुल्क और लागत नियमों के फी एंड कॉस्ट रूल के अनुसार और भी फीस ले सकता है। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, शुल्क और लागत नियमों के अनुसार और शुल्क लिया जा सकता है, जो 35वां का जो राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो सी होगा, फर्दर फी कैन बी चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द फी एंड कॉस्ट रूल। मैंने आपको पहले ही बताया अभी, कॉस्ट रूल के अकॉर्डिंग वो ले सकता है अगर वहाँ पे चार्जेबल है तो, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द periodicity prescribed for filing of the first appeal to the first appellant authority by the applicant on receipt or reply of CPIO। अब क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए यहाँ पर जो 36वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे विदिन 5 दिन, विदिन 10 दिन, विदिन 30 दिन, विदिन 60 दिन। यहाँ पे 36वां जो पूछ रहा है आपसे, देखिए अगर मान लीजिए आप CPIO के जवाब से खुश नहीं हैं, मुझे RTI का जवाब मिला और मैं उससे खुश नहीं हूँ, मेरा वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है वो रिप्लाई जो आया, ठीक है। तो आप कितने दिन के अंदर प्रथम अपील, फर्स्ट अपील जो होगा वो मतलब अपील कर सकते हैं, कितना रिप्लाई, मतलब फर्स्ट अपील के बाद आप फिर से रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे उधर से जवाब आया, फर्स्ट अपील कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, वो टाइम लिमिट आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो आज का डेट हो गया 2 अगस्त 8वां महीना, तो आप कितने दिन के अंदर उस, मतलब जैसे उधर रिप्लाई आया, और कितने दिन के अंदर आपको फर्स्ट अपील करना है। तो फर्स्ट अपील जो फर्स्ट रिप्लाई करना है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, अगर सेटिस्फाई हो तो कोई ज़रूरी नहीं है रिप्लाई करने का, सेटिस्फाई नहीं हो मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो कितने दिन के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 36वां का राइट आंसर क्या होगा, 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट अपील, बस इतना याद रखना है, फर्स्ट अपील जो होता है वो 30 दिन के अंदर होता है, ठीक है। फर्स्ट अपील जो है 30 दिन के अंदर यहाँ पे आपको होता है, ठीक है। उसके चलिए आते हैं 37वां, व्हेन ए रिक्वेस्ट फॉर information reject which of the following reply are to be made of the CPIO to the person making the request। अब देखिए क्या पूछ रहा है 37वां, आपको मैं बता दूं, अगर CPIO आपका RTI आवेदन रद्द कर देता है तो उसे क्या बताना जरूरी है, उसे रद्द करने का कारण, अपील करने की समय सीमा और अपीलीय प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी जो होता है, मतलब अथॉरिटी जो होता है, सॉरी पब्लिक अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी का विवरण बताना जरूरी है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 37वां का, देखिए डी जो ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव सही होगा। क्यों होगा, द रिजेक्शन रीजन आपको बताएगा पहले, क्यों CPIO इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। द पीरियड विदिन विच एन अपील टू बी प्रेफर्ड, ठीक है। द पर्टिकुलर ऑफ द अपीलेंट अथॉरिटी, ये भी बताएगा आपको। तो CPIO को ये सारा कुछ जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं 38वां का, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर RTI एक्ट। अब क्या पूछ रहा है 38वां का, देखिए RTI अधिनियम, RTI एक्ट क्या था, निम्नलिखित प्रकार की जानकारी का खुलासा करने की छूट दी गई है। वह जानकारी जिसे संसद या राज्य के विधायक के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, वह जानकारी नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38वां का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन विच कुड काउज ए ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जेम्प्टेड फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। देखो 39वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, RTI अधिनियम के तहत किसे जानकारी के प्रकटन से छूट दी गई है, किसे इस छूट दिया गया है, ठीक है, जानकारी नहीं देने का छूट दिया गया है। तो 39वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, ये मैं आपको बता, RTI में कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती, वह जानकारी जो भारत की संप्रभुता उसके बाद अखंडता को प्रभावित करे, जिसे कोर्ट ने छापने से मना किया हो, और कैबिनेट के कागजात जैसी जानकारी का खुलासा नहीं होता है। तो 39वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इंफॉर्मेशन विच कुड इफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन विच हैज बीन forbidden to be published by an court of law and which may be constitute contempt of court, information relating to cabinet paper including record deliberation of the secretariat and other officer। मैंने आपको हिंदी में बता दिया, सारा कुछ क्लियर। 40वां देखते हैं, व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स टू द थर्ड पार्टी टू मेक representation against the
प्रोपोज डिस्क्लोजर। अब देखिए 40वां क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, अगर किसी आरटीआई में किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़ी जानकारी मांगी गई है तो उस व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए कितना समय मिलता है, तो वो समय जो मिलता है 10 दिन का मिलता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी को कितना टाइम मिलता है, 10 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, 41वां देखते हैं। यहाँ पे 40वां का मैंने आपको बता दिया, 10 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है। 41वां देखते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन शैल कंसिस्ट। अब देखिए यहाँ पे 41वां देखते हैं जो होता है, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो केंद्रीय सूचना आयोग में कौन लोग होते हैं, इसे एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। देखिए 41वां का क्या पूछा गया है, 41वां का जो राइट आंसर होगा ए होगा। यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नॉट एक्सीडिंग 10 नंबर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूँ 41वां का। यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं, तो यहाँ पे आसान भाषा में बताओ तो इसमें शामिल कौन होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त शामिल होते हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त शामिल है जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। ठीक है, उसके 42वां क्वेश्चन है, हु कैन वी अपॉइंट ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 42वां का। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता दूं, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त कौन बना सकता है, वह व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में अनुभव हो और जिसे कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिक आदि का ज्ञान हो। जैसे कि मैं आपको सही जवाब बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्यों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो 42वां का दिया गया है, पर्सन ऑफ एमिनेंस ऑफ पब्लिक लाइफ विद नॉलेज एक्सपीरियंस इन लॉ एंड साइंस टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सिचुएटेड। देखिए 43वां क्या पूछ रहा है, केंद्र सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है इसका, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो 43वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, यहाँ पे बी जो होगा, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 44वां पूछते हैं, देखिए हु कैन रिमूव ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम हिज ऑफिस। देखिए 44वां का पूछ रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को उनके कार्यकाल से कौन हटा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 44वां का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो होगा प्रेसिडेंट जो है इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 44वां का, उसके बाद 45वां बताए थे यहाँ पे, सॉरी एक बार माफ कीजिएगा, हाँ तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और 45वां देखते हैं, एन ऑन इंफॉर्मेशन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए 45वां बोल रहा है, राष्ट्रपति के आदेश से एक सूचना आयुक्त को उनके पद से किस आधार पर नहीं हटाया जा सकता। अगर ऑर्डर प्रेसिडेंट का भी हो लेकिन किस आधार पे उस सूचना आयुक्त को, इंफॉर्मेशनर कमिश्नर को नहीं हटाया जा सकता, ये आपको बताना है। देखिए तो 45वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। एन अकाउंट ऑफ विथ होल्डिंग प्रमोशन और फ्यूचर इंक्रीमेंट ड्यू टू एनी लॉस काउज ऑफ बाय द ऑफिशियल नेग्लिजेंस। देखिए उसके यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राष्ट्रपति किस वजह से किसी सूचना आयुक्त को नहीं हटा सकता, तो यहाँ पे अधिकारी की लापरवाही के कारण हुई किसी भी नुकसान के लिए या मतलब प्रमोशन या भविष्य की वेतन वृद्धि को रोकना, इस आधार पर उन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। 46वां देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ, यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पे पूछा जा रहा है मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक होता है। तो यहाँ पे पूछा, टर्म पूछ रहा है आपसे कितने दिनों का इसका कार्यकाल होता है। टर्म जो होता है 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, और यहाँ पे दिया गया है। कैन होल्ड ऑफिस फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर एट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी। तो 46वां का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, 10 साल तक इसका टर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म वर्ड था इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो टर्म जो कितना साल का, 10 साल का रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है 46वां का। उसके बाद हम आते हैं नीचे, 1 मिनट, 46वां मैंने क्लियर कर दिया, हाँ सॉरी 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, इसमें कुछ डाउट की गलती हुआ है। एक सेकंड देखिए इसका टर्म जो रहता है ये 5 साल तक ही रहता है। 1 सेकंड, यहाँ मैंने मिस्टेक करा है, यहाँ पे टर्म जो रहता है 5 साल तक ही रहता है। ठीक है, 47वां, व्हाट इज द एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू होल्ड ऑफिस।
देखिए 47वां क्या पूछ रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पद पर बने रहने की निर्धारित आयु सीमा कितना दिन तक है। तो एज लिमिट यहाँ से पूछा जा रहा है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का तो होल्ड ऑफिस कर सकता है। देखिए यहाँ पे 47वां का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, 65 वर्ष तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन बिफोर द इंटर ओपन हिज ऑफिस शैल मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द, देखिए यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपने पद पर आने से पहले किसके समक्ष शपथ लेते हैं। ऑथ किसके समय, और ऑथ जो लिया जाता है वो किसके सामने लिया जाता है, प्रेसिडेंट ओनली, प्राइम मिनिस्टर ओनली, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, या प्रेसिडेंट और सेम अदर पर्सन अपॉइंट बाय हिम। ठीक है, 48वां जो पूछा जा रहा है आपसे, तो राइट आंसर होगा ये ऑथ जो लिया जाता है किसके, प्रेसिडेंट और सेम अदर पर्सन अपॉइंट बाय हिम, यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 49वां क्वेश्चन, द सैलरी एंड अलाउंस पेबल टू एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी द सेम एज। देखिए 49 का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते और सेवा किस अन्य शर्त किसके समान होती है। तो 49वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, डी हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है। यहाँ पे बता दूं तो मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन और भत्ते किसके बराबर मिलते हैं, या मुख्य सूचना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं, द सैलरी एंड अलाउंस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी द सेम एज। देखिए 50वां पूछ रहा है, एक सूचना आयुक्त के संबंध में वेतन और भत्ते किसके समान होते हैं। तो 50वां का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, एंड इलेक्शन कमिश्नर के समान होते हैं यहाँ पे। तो सेम ही क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ये रिपीटेड है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि स्वामी के बुक से किए हैं। यहाँ पे क्लियर मेंशन है जो स्वामी के बुक से हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन किया है। तो बिग थैंक फॉर स्वामी ये बुक के लिए, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे थे लास्ट तक उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं ऐसा ही वीडियो अपलोड करूं, आपको अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर फीडबैक दें, एक बार बस इतना ही लिख दें कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूंगा। और ज़रूर एक बार फीडबैक दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाऊँ और इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, वीडियो को मैं अच्छा और बेसिकली एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं आप लोग तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कमेंट में फीडबैक अपना जो भी आप समझ पाएँ वो फीडबैक दें, अच्छा खराब जो भी लगा उस वो फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो ऐसा ही बनाते रहूँगा और आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक